नमस्कार। आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे लिए इस अभियान के लिए कुछ बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग किया, उसके लिए आपका तहे दिल से आभार भी व्यक्त करते हैं। हम इतने बड़े आदमी हैं नहीं जितना आप हमको बता रहे हैं। हम बिल्कुल साधारण परिवार के लड़के हैं, कोई इतना बड़ा काम किया नहीं है। हमारा परिचय जान लीजिए। मेरे दादा बैलगाड़ी चलाते थे, मजदूर थे, और हमारे बाबूजी यहाँ बिहार सरकार में डॉक्टर थे। ऊपर वाले की कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद है, कुछ जीवन में हासिल कर लिए हैं। 10 वर्ष तक हमने संयुक्त राष्ट्र संघ में काम किया है, पहले भारत में, फिर अमेरिका में, उसके बाद अफ्रीका में हम काम करते थे। जिस परिचय से आप लोग हमको जानते हैं, चुनाव प्रबंधन, राजनीतिक रणनीतिकार वगैरह, उस काम को हमने 10 वर्ष किया है, 2011 से लेके 2021 तक। हमारे पास चुनाव जिताने का कोई फॉर्मूला भी नहीं है। ये आपको या कई लोगों को, जो लोग यहाँ आ रहे हैं, इस अभियान से जुड़ रहे हैं, हमको इसका एहसास है कि उसमें बहुत सारे लोग इसलिए आ रहे हैं, उनको लगता है कि प्रशांत किशोर के पास चुनाव जिताने का कोई फॉर्मूला है। ये हाथ किसी तरह अगर हमारा पकड़ ले तो कल हम मंत्री विधायक बन जाएंगे। तो भैया, हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला है नहीं। हमारे गुरुओं ने, हमारे माता पिता ने जो हमें सिखाया है कि जिस काम को लीजिए उसको पूरी ईमानदारी और शिद्दत से कीजिए। जो सफलता अगर जीवन में मिली है वो इसलिए मिली है कि जिस काम को लेते हैं उसको पूरी ईमानदारी और ताकत से करते हैं। अब अगर सोच कर आए हैं कि बिहार में समाज के लिए कुछ करना है, तो चाहे 1 वर्ष लगे कि 10 वर्ष लगे, चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है। आप देख रहे हैं आज कोई चुनाव नहीं है। हम पिछले साल मई से यहाँ घूम रहे हैं, अक्टूबर से तो पैदल ही चल रहे हैं, और आपको एकदम विश्वास दिला रहे हैं, चाहे इसमें 10 वर्ष लग जाए, इसको किए बगैर मानेंगे नहीं। आप में से बहुत सारे बैठे हुए लोग इस सोच, जिनको ये सोच अच्छी लग रही है, वो भी घर पर जाके कहता है बात तो ठीक है कह रहे हैं, लेकिन होगा तब न। वो तो ठीक ही बात है। 2011 में हम आए होंगे, 2011 में अगर आपसे हमसे मुलाकात हो गई होती और हमने आपको बताया होता कि चुनाव प्रबंधन करके कोई चीज शुरू होता है, हम इसको शुरू करेंगे, जितने बड़े दल नेता हैं वो हमसे सलाह लेंगे, हजारों लड़के उस पर काम करेंगे, और सलाह ही नहीं लेंगे उसके लिए बल्कि पैसा भी देंगे, तो लोग तो हंसता ही, कहता भैया इनका बात कोई क्यों मानेगा। हमारे बाबूजी ने कहा कि अरे, अब हमारे मदर को, हमारे माताजी को, हमारे पिताजी ने उस समय बताया कि तुम्हारा लड़का पागल हो गया है, अच्छा खासा नौकरी कर रहा था, छोड़ के ही कहां चला आया, ये तो कोई सुनेगा ही नहीं। 2012 में सफलता मिली गुजरात के विधानसभा में, 14 में सफलता मिल गई लोकसभा के स्तर पर, देश के स्तर पर। फिर भी बहुत सारे लोगों ने कहा भाई इससे क्या होता है, ये तो मोदी जी का अपना प्रभाव है, भाजपा की ताकत है, हिंदुत्व है, इसलिए जीते हैं, इसमें प्रशांत किशोर क्या किए हैं। सही बात है। फिर 15 में यहां लालू जी, नीतीश जी को जिता दिया गया, तो कुछ लोगों ने कहा कि अच्छा लगता है, कुछ तो जरूर जानता है, लेकिन ज्यादातर लोगों ने फिर कहा कि अरे भाई तो लालू जी नीतीश का जाति का समीकरण था, प्रशांत किशोर का इसमें क्या है। फिर पंजाब जीत गए, फिर तेलंगाना जीत गए, फिर आंध्र प्रदेश जीत गए, दिल्ली जीत गए, महाराष्ट्र जीत गए, तमिलनाडु जीत गए, बंगाल जीत गए। इतनी बार जीते, इतने अलग अलग जगह पर जीते कि जो बहुत बड़ा आलोचक है वो भी कह रहा है कि अच्छा कुछ तो जानते ही होंगे। तो किसी काम को जैसे ही अभी आज आपको भरोसा नहीं हो रहा, हम कितना भी कहें, हम घूम रहे हैं तो लोग, हम फिर आप आए हैं सुनने के लिए। यही सोच, ये इससे भी पवित्रता से अगर कोई इस प्रयास को कर रहा होता और हम उस आदमी ने 10-15 चुनाव नहीं जीता होता, तो लोग कहते कि पागल हो गया है। 10-20 आदमी के घूमने से कहीं बिहार सुधरने वाला है। हमारे बारे में भी लोग पीछे यही कहते हैं, कह रहे इनको घूमने दीजिए, इनके घूमने से कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन हमने जो काम 10 वर्ष किया है उसका डर भी उसको है।
सोचता है कि अरे भाई कहीं कुछ कर दिया तो पता चला सब जमीन नीचे से खसक जाएगा, तो चल के इधर भी गमछा डाल देते हैं। आप यहां पवित्र सोच से हर व्यक्ति आया है, ये जरूरी नहीं है। किसी ने ठीक कहा, बात तो सब अच्छा ही करता है, कौन बात गलत करता है? हम भी अच्छी बात कर रहे हैं, आप भी अच्छी बात कर रहे हैं। हम 3500 गांव में पैदल गए हैं, भाषण चाहे कुछ भी दे, एगो सवाल हर जगह पूछते हैं कि भाई अपने अपने बच्चों के नाम पर जरा आप ये बताइए कि आपने अपने जीवन में कभी अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दिया है? आज तक एक आदमी भी, चाहे आप प्रबुद्ध हैं, अगड़े हैं, पिछड़े हैं, समाजवादी हैं, कांग्रेसी हैं, भाजपाई है, किसी ने हाथ नहीं उठाया है कि भैया हमने अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दिया है। लेकिन जिस किसी से भी बिहार में बात कीजिए, वो यही कहेगा कि भैया पढ़ाई का व्यवस्था सुधरना चाहिए। कैसे सुधरेगा भाई? आपको ये पूरा समय हम लोग, आप और हम इसमें लगाते हैं कि वोट किसको दिया जाए। हम जो समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि लोकतंत्र में आप अपने वोट की ताकत को समझ ही नहीं रहे हैं। आप वोट किसको देते हैं इसका कोई महत्व ही नहीं है। वोट किस बात के लिए देते हैं, महत्व इस बात का है। यह प्रमाण है पूरे दुनिया में। अगर आप भारत में देखिएगा, इसी बिहार में जहां आप इतना परेशान हैं कि नेता काम नहीं कर रहा है, कोई सुन नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, इसी बिहार में जिस चीज के लिए आपने हमने वोट दिया है, और हम सब प्रबुद्ध लोगों को भी कह रहे हैं, आपने हमने जिस चीज के लिए वोट दिया है वो काम थोड़ा कम या ज्यादा हर जगह हो रहा है। आपने हमने हिंदू बनकर राम मंदिर के लिए वोट दिया है, तो बिहार में फैक्ट्री लगे चाहे नहीं, स्कूल बने चाहे नहीं, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। अगर बिहार की जनता ने घर घर से 5 किलो अनाज के लिए मोदी जी को वोट दिया, तो बिहार में चाहे जितना भी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो लोगों को अनाज मिल रहा है। अगर बिहार में की जनता ने नीतीश कुमार को बिजली के लिए वोट दिया, तो चाहे नीतीश जी के राज्य में बिहार कितना भी बदहाल हो, घर घर, इसी बदहाल बिहार में घर घर बिजली आई है। जिस चीज के लिए आप वोट देते हैं वो लोकतंत्र की आपके वोट की ताकत है, उसको होना ही होना है। लेकिन बिहार में आप अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए वोटें नहीं दे रहे। जब आप वो वोट देते नहीं है तो क्यों गाना गाते हैं? अभी समस्तीपुर में हम घूम रहे हैं, लोग कितना बता रहा है अपने आप इतिहास को। जिसका वर्तमान कमजोर हो, ज्यादा इतिहास की बात करता है कि हमारे बाबूजी के यहाँ हाथी बनता था, क्योंकि आपको अपना बताने के लिए कुछ नहीं है। हम आपको जरा जमीन पर ले आते हैं। समस्तीपुर बिहार का 17वां सबसे गरीब जिला है, क्योंकि आप अच्छी बात तो खूब जानते हैं। किसी ने कर्पूरी जी के नाम पर कसीदा कसा, किसी ने यहाँ के शिक्षाविदों की चर्चा की, आप यहाँ के बड़े धार्मिक, पौराणिक, सामाजिक जगहों की चर्चा कर रहे हैं। समस्तीपुर बिहार का 17वां सबसे गरीब जिला है। यहाँ प्रति व्यक्ति आय है 25,996 रुपया। याद रखिएगा इसको, 25,996 रुपया। बिहार का प्रति व्यक्ति आय है 35,000, और गरीब देश भारत में प्रति व्यक्ति आय है 1,35,000 रुपया। तो बिहार भारत के नजरिए से भी आप कहां खड़े हैं देख लीजिए। यहां से पलायन के मामले में देश का 18वां सबसे बुरा जिला है समस्तीपुर। सबसे ज्यादा जहां से पलायन होता है उसमें 18वां नंबर समस्तीपुर का है। बिहार में नहीं, पूरे देश में सबसे ज्यादा पलायन और गरीबी वाला ये डिस्ट्रिक्ट है। और यहाँ सारे आप बैठे हुए हैं, आपकी क्षमता, आपका अनुभव, आपकी विद्वता हमसे बहुत ज्यादा है। आपने वो सांसद चुना है जिसको आप देखते ही नहीं है। हर आदमी कहता है कि हम सांसद को देखबे नहीं किए। फिर पूछते हैं कि आपने वोट क्यों दिया, तो कहते हैं कि भैया वोट उनको थोड़े दिए थे, मोदी जी को दिए थे। तो मेरे भाई, जो हमने अभी आपको बताया, जिस चीज के लिए आप वोट दे रहे हैं वो आपको मिल रहा है। आपने अपने सांसद के लिए वोट नहीं दिया, आपने मोदी जी के लिए वोट दिया। तो चाहे आपको अपने सांसद का चेहरा देखने को मिले चाहे नहीं, मोदी जी का चेहरा व्हाट्सएप में, टीवी में, अखबार में दिन रात देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो जिसका चेहरा देखकर वोट दिए हैं तो उसका चेहरा देखिए और खुद बात न किए हो, जिसके साथ काम नहीं किया है। दूसरे राज्यों में भी नेता हरिश्चंद्र नहीं है।
लेकिन जितनी गरीबी, जितनी बदहाली, पिछड़ापन बिहार में है, इतनी दुर्दशा कहीं देश में नहीं है। तो कहीं ना कहीं बिहार के लोगों को, हमको, आपको ये सोचने की जरूरत है कि गलती हम में, आप में है। आप जब तक वो नहीं सुधारेंगे तो प्रशांत किशोर आ जाए कि मोदी आ जाए, लालू जी आ जाए कि नीतीश आ जाए, ये सुधरने वाला नहीं है। आपके लोटा में जितना बड़ा लोटा होगा उतना ही ना पानी उठाइएगा। आपने, पासवान जी ने रामायण की चर्चा की है, तो उसमें तो ये कहा गया है कि आपकी पात्रता कितनी है। समंदर में पानी तो बहुत है, लेकिन जितना बड़ा लोटा होगा वही तो उठा पाइएगा। हम लोगों ने अपनी पात्रता को खत्म कर दिया है। आप और हम ये चर्चा करते हैं कि बिहार इतना गरीब और पिछड़ा क्यों है। आपको जिसको भी खड़ा करेंगे, कोई 20 साल 30 साल से ज्यादा की नहीं है, तो आपको लगता है कि लालू जी आए तो सब बर्बाद हो गया। तो आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि अगर लालू जी के आने के बाद ही सब खराब हुआ तो 1990 में तो बिहार ठीक होना चाहिए था। लालू जी तो 1990 में बने। 1990 में भी बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था। तो कुछ हुआ ऐसा 1965 और 90 के बीच में, जिससे हम लोग ऊपर 5 से लुढ़कते लुढ़कते नीचे के 5 में आ गए। वो क्या हुआ वो आपको ये बता रहे हैं। वो आप यहां दैनिक जागरण, हिंदुस्तान में नहीं सुनिएगा, कोई नेता उसकी चर्चा नहीं करता है। 1965 के बाद 65 से 90 के बीच में 25 साल में बिहार में 23 अलग अलग मुख्यमंत्री बने हैं। ये राजनीतिक अस्थिरता का दौर रहा बिहार में। जब आप में से जितने राजनीतिक लोग हैं, आप भी 5 गो से ज्यादा मुख्यमंत्री का नाम नहीं बता पाइएगा। आप समस्तीपुर के हैं तो कर्पूरी ठाकुर का नाम लीजिएगा, कोई दरोगा प्रसाद का नाम लेगा, कोई माया बाबू का नाम लेगा, कोई जगन्नाथ मिश्रा बोलेगा, कोई बिंदेश्वरी दुबे, सत्येंद्र बाबू का नाम लेगा, लेकिन कोई यहां ऐसा आदमी नहीं जो कि 25 मुख्यमंत्री का नाम बता दे। तो जब दूसरे राज्य आगे बढ़ रहे थे तो बिहार की जनता राजनीतिक अस्थिरता जो आपने, हमने यहां बनाया, कोई 2 दिन, कोई 6 दिन के लिए मुख्यमंत्री बना, कोई 2 महीना के लिए, कोई 6 महीना के लिए, आप दूसरे राज्यों के मुकाबले पिछड़ते चले गए। 90 आते आते आप सबसे गरीब और पिछड़े बन गए। 90 में राजनीतिक स्थिरता लौटी तो लालू जी के फॉर्म में लौटी। लालू जी ने कहा कि आर्थिक विकास नहीं चाहिए, सामाजिक न्याय करेंगे। और जो लोग भी यहां बैठे हैं, आपको ये मानने में तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि लालू जी के राज में कम से कम शुरुआती सालों में सामाजिक तौर पर जो गरीब और पिछड़ा आदमी था उसको जरूर बल मिला, उसको आवाज मिली। ये मानने में कोई दिक्कत नहीं है और इस बात के लिए लालू जी का सम्मान भी होना चाहिए। लेकिन ये अलग बात है कि 2, 4, 5 वर्ष के बाद उन्हीं के राज को लोगों ने जंगल राज भी कहा, अपराधियों का बोलबाला हो गया, सब कुछ ध्वस्त हो गया। उसके बाद 17-18 साल से नीतीश कुमार बैठे हैं। इनके कालखंड को भी आप 2 भाग में सीधे तौर पर बांट सकते हैं। एक नीतीश कुमार जो 2005 से 2012-13 तक रहे, उस दौर में बिहार सुधरता हुआ हर व्यक्ति को दिखा, हर व्यक्ति को लगा कि अब बिहार सुधरने लगा। लेकिन 12-13 के बाद फिर वही राजनीतिक अस्थिरता, इसका कितना असर है ये आपको दिखाता हूं, अभी आपको बता रहा हूं। नीतीश कुमार वही हैं, बिहार की व्यवस्था वही है, लेकिन इनके कालखंड में 2012 के बाद जो राजनीतिक अस्थिरता का दौर शुरू हुआ तो नीतीश कुमार के रहते हुए ही इस पूरे 7-8 साल में कोई काम हुआ नहीं। अब आपको लग रहा है कि नीतीश जी का 2 गो पलटने का आपको याद है। 2015 में नीतीश कुमार महागठबंधन बनाए, फिर एनडीए गए, फिर महागठबंधन में आए। ऐसी बात नहीं है। 2012 से नीतीश कुमार का ये सरकार का 6वां प्रयोग है, 6वीं सरकार बिहार में चल रही है। आपको लग रहा है कि बिहार में बदलिए कुछ नहीं रहा है। आप 6 अलग अलग सरकार नीतीश जी की कृपा से ये 6वीं सरकार देख रहे हैं। 12-13 में उन्होंने एनडीए का गठबंधन तोड़ा, वो पहला प्रयोग। 14 में अपना कुर्सी छोड़कर मांझी जी को बना दिए, दूसरा प्रयोग। फिर 14 के पार हुआ, 15 आते आते मांझी जी को हटाकर वापस खुद बन गए, वो तीसरा प्रयोग। फिर महागठबंधन के साथ चुनाव लड़े, 15 जीते, वो चौथा प्रयोग। फिर महागठबंधन छोड़कर एनडीए चले गए, फिर वो 5वां प्रयोग। अब फिर एनडीए को छोड़कर अब महागठबंधन में चले आए। मैं आपको ये क्यों गिनवा रहा हूं? हमको नीतीश कुमार से मतलब नहीं है, ये आपको बता रहा हूं कि वही व्यक्ति, वही व्यवस्था, लेकिन जब राजनीतिक अस्थिरता आ जाती है
तो मुख्यमंत्री रहते हुए उस आदमी की ये चिंता नहीं है कि विकास हो कि नहीं। वो तो 24 घंटा आदमी इसी में लगा हुआ है कि हमारी सरकार कैसे बने, कैसे बचे, हमको कोई उलाटे नहीं, हमको कोई पलाटे नहीं। यही दौर चला 65 से 90 के बीच में, जिसने बिहार की रीढ़ को तोड़ा, विकास की रीढ़ को। और वही दौर अभी हम लोग पिछले 2012 के बाद से देख रहे हैं। यही वजह है कि बिहार सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। अब आप ये पूछेगा कि इतनी गरीबी और ये राजनीतिक पहलू के बाद मूलभूत क्या करने से ये सुधरेगा, तो अगर क्या करने से ये सुधरेगा, ये समाज, कोई भी राज्य, देश, 3 ही रास्ता है उसके आगे बढ़ने का। एक रास्ता है पढ़ाई। अगर समाज पढ़ लिख जाए, आपके बाल बच्चे पढ़ लिख जाएं, तो उसका जीवन, उस आपके परिवार का, समाज का सुधर सकता है। और तीसरा रास्ता है पूंजी, पैसा। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जमीन भी नहीं है, लेकिन आपके पास पूंजी हो, अपना या बैंक के द्वारा दिया हुआ, तो आप कोई रोजी रोजगार, बिजनेस करके भी अपना जीवन सुधार सकते हैं। चौथा कोई रास्ता ही नहीं है। बिहार को अगर आप गंभीरता से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि 2/3 बिहार के लोगों के पास ये तीनों में तीनों चीज का दरवाजा बंद है। पढ़ाई की सुविधा यहां है ही नहीं। जितने गरीब के बच्चे हैं वो सरकारी स्कूल में जा रहे हैं, स्कूलों को खिचड़ी बांटने का सेंटर बना दिया गया है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था कभी बहुत मजबूत नहीं थी। हम भी बिहार के सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, यहीं से पढ़कर निकले। लेकिन पहले प्रखंड के स्तर पर, जिला के स्तर पर 2, 4, 5 ऐसा स्कूल हमेशा था जिसमें पढ़कर आप आगे बढ़ सकते थे। जिला में, प्रमंडल में 1-2 कॉलेज ऐसा था जहां आपका नाम लिखा गया तो आपका लड़का आगे बढ़ सकता है। ये अभी जो नीतीश कुमार के राज में जो समता मूलक शिक्षा नीति बनाने का प्रयास किया गया, जिसमें हर गांव में स्कूल खोल दिया जाए, हर गांव में शिक्षक बना दिया जाए, इसकी वजह से हुआ ये कि जहां स्कूल है वहां शिक्षक नहीं है, जहां शिक्षक है वहां स्कूल नहीं है, जहां दोनों है वहां पढ़ाई नहीं, जहां दोनों है वहां बच्चे नहीं है, और कई जगह पर तो तीनों है वहां पढ़ाई नहीं है। आपको घर में आप बैठते हैं, आप दिन रात यही चर्चा करते हैं कि ये जो शिक्षक है इसकी गुणवत्ता खराब है, इसलिए शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई। ये बात सही नहीं है। मान लीजिए कि स्कूल में नियोजित शिक्षक है, इसलिए वो नहीं पढ़ा रहा है, खराब हो गया। पटना साइंस कॉलेज में कौन नियोजित शिक्षक है? पटना कॉलेज में कौन नियोजित शिक्षक है? वहां पर तो नियमित प्रोफेसर हैं। आपके लंगट सिंह कॉलेज क्यों खराब हो गया? सीएम साइंस कॉलेज क्यों खराब हो गया? एमएस कॉलेज क्यों खराब हो गया? क्योंकि सरकार की प्राथमिकता में शिक्षा है ही नहीं। तो जब आपके बच्चे पढ़ ही नहीं रहे हैं, और आपके बच्चे मतलब जो प्रबुद्ध पैसे वाले हैं उनको भी मैं कह रहा हूं, आपके बच्चे प्राइवेट में बहुत लोग पढ़ा रहे हैं। अरे भैया, स्कूल आप भले प्राइवेट में पढ़ा दीजिएगा, कॉलेज कहां से लाइएगा? कॉलेज तो सरकारी ही जाना पड़ेगा। और अगर आपके पास बहुत पैसा है तो आप कॉलेज भी प्राइवेट पढ़ाइएगा। तो ऐसे कितने लोग हैं? 100 में इक्का दुक्का आदमी है जो कि कॉलेज में भी 1-2 लाख फीस देकर अपने बच्चों को पढ़ा सकता है। तो यहां पढ़ने की व्यवस्था नहीं है। दूसरी बात, हमने आपको बताया पढ़ाई नहीं है तो जमीन से हम लोग क्यों नहीं सुधरे? पंजाब जैसा राज्य खेती करके आगे बढ़ा है, तो यहां पर वो दशा क्यों है? वो इसलिए कि समाजवाद की जिस जमीन पर आप बैठे हैं, 75 साल से यहां गरीब के नाम पर, समाजवाद के नाम पर राजनीति हुआ, लेकिन भूमि सुधार को लेकर यहां पर कोई प्रयास नहीं किया गया। नतीजा यह हुआ कि पूरे बिहार में 60% लोग ऐसे हैं जिनके पास जमीन है ही नहीं। समस्तीपुर का आंकड़ा है 61.5%, मतलब 100 में 60 आदमी के पास तो जमीन है ही नहीं, भूमिहीन है। जो 40 बच गया जिसके पास जमीन है, उस 40 में 35 आदमी ऐसा है जो 2 बीघे से कम का मालिक है। तो जो यहां पर खेती वो लोग करते हैं, हम लोग, अंग्रेजी में शब्द है सब्सिस्टेंस फार्मिंग, खाने वाली खेती। यहां खेती कमाने वाली नहीं है, खाने वाली खेती है। आप खेत में वही उपजा पाते हैं कि आपका और आपके बाल बच्चे का पेट भर जाए, कमाने का उससे जुगाड़ नहीं है। सरकारी आंकड़ा बताता है कि 100 में सिर्फ 4 किसान ही बिहार में ऐसे हैं जो खेती से कमाई कर रहे हैं। बाकी लोग खेत से अनाज उपजाकर पेट भर रहे हैं या खेत में मजदूर हैं। तो आपके पास पढ़ाई है नहीं, खेती से कमाई का जरिया है नहीं, तो तीसरा एक ही रास्ता बचा। अगर आपके पास पैसा पूंजी होता
तो कोई रोजी रोजगार करके इसको सुधार सकते थे। वो क्यों नहीं हो रहा है? वो इसलिए नहीं हो रहा है कि बिहार में जैसा मैंने आपको बताया, लोग इतने गरीब हैं, 100 में 80 आदमी तो दिन का 100 रुपया भी नहीं कमा रहा है। तो इस महंगाई के जमाना में 100 रुपया भी अगर आप नहीं कमाते हैं तो खाइएगा क्या, बचाइएगा क्या, पूंजी कहां से लाइएगा? पूंजी का दूसरा स्रोत है बैंक। ये बात आपको याद रखनी चाहिए, समझना चाहिए। यहां चैंबर ऑफ कॉमर्स के लोग बैठे हुए हैं। बिहार में जो पूंजी समाज में आता है वो कहां से आता है? या तो आप खुद की आपकी कमाई हो, बचत हो, या फिर बैंक आपको ऋण दे काम करने के लिए। इस चीज को देखने के लिए एक रेशियो यूज किया जाता है जिसका नाम है सीडी रेशियो, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। मतलब आपने बैंकों में कितना रुपया जमा किया और उसके बदले में बैंकों ने समाज को कितना पैसा ऋण के तौर पर दिया। बिहार में यह सीडी रेशियो है 40%। मतलब जितना पैसा भी बाहर का पैसा जो बाहर से आके उद्योग लगाता, इस बात को आप समझिए, जितना पैसा आपने हमने बिहार के लोगों ने बैंक में रखा उसका 40% पैसा ही बैंकों ने बिहार के लोगों को ऋण दिया, 60% पैसा यहां से दूसरे राज्यों में भेज दिया। और यह बैंकों की स्वायत्तता नहीं है। संवैधानिक तौर पर 70% पैसा बैंक को वहीं पर ऋण में देना है जहां से वो पैसा लिया गया है। इसका असर क्या हुआ? पिछले फाइनेंशियल ईयर में, पिछले वित्तीय वर्ष में बिहार की गरीब जनता ने, आपने हमने बैंकों में जमा किया 4 लाख होता, तो आपको बिहार के समाज को 2,80,000 करोड़ रुपया मिलना चाहिए था। दुकान चलाने के लिए, घर बनाने के लिए, रोजगार 90, 97, मतलब वहां के लोग अगर 100 रुपया आंध्रा के लोग जमा कर रहे हैं बैंक में, तो बैंक 107 रुपया ऋण दे रहा है। इसका असर अगर आपको समझना है, जिनको नंबर समझ में आता है, तो लालू जी 1990 में जब बने मुख्यमंत्री, तब से लेकर पिछले साल तक बैंकों ने भी दूसरे का नहीं, आपका हमारा 26 लाख करोड़ रुपया, आरबीआई का आंकड़ा है, 26 लाख करोड़ रुपया बिहार से बाहर ले जाकर लोन पर दे दिया। तो आपके पास पैसा पूंजी है नहीं, खेती है नहीं, और आप जो पैसा 2-4 रुपया बचा रहे हैं वो बैंक वाला दूसरे जगह जाकर ऋण दे रहा है। तो आप यहां से निकलिएगा कैसे गरीबी से? इसीलिए आप देखते हैं यहां पीढ़ी दर पीढ़ी जो मजदूर है, मजदूर का लड़का मजदूर है, किसान का लड़का वही किसानी मजदूरी कर रहा है। इक्का दुक्का किसी का लॉटरी लगा, किसी को नौकरी मिल गई।